तक। तो ये प्रोसेस टीचिंग कहलाता है। एक ऐसा अमल जिसमें एक नॉलेजेबल पर्सन, स्किल्ड एक्सपीरियंस बंदा अपने से कम एक्सपीरियंस वाले बंदे को क्या करता है, नॉलेज, वैल्यूज़, इंफॉर्मेशन ये ट्रांसफ़र करता है, इसको टीचिंग कहते हैं। जैसे इस वक्त मुझे जो अल्लाह ताला, आप सब मेरे से ज़्यादा ज़हीन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, हैं भी सही, तो मेरे पास जो थोड़ा बहुत नॉलेज है वो मैं ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों तक, मेरे माइंड से आपके माइंड तक। ये क्या हो रहा है, एक चेन के ज़रिए, लेक्चरिंग के ज़रिए ट्रांसफ़र किया जा रहा है नॉलेज। द प्रोसेस ऑफ इम्पोर्टिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़ और इन्फॉर्मेशन टू अदर्स टिपिकली इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमैटिक मैनर। ये देख लें, टीचर लेक्चर दे रहा है, ये देखें क्लास में पढ़ा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब टीचर से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है ना, इसको कहा जाता है टीचिंग। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है टीचर, एक है लर्नर। तो टीचर का काम क्या होता है, पढ़ाना, ठीक है, टीच करना, ट्रांसफ़र या इम्पार्ट करना। बच्चे का काम शेयरिंग क्या ऑफ होता है, नॉलेज। यस, शेयरिंग ऑफ नॉलेज। बच्चे का काम क्या होता है, एब्जॉर्ब करना, ठीक है, अंडरस्टैंड करना, पिक कर लेना किसी चीज़ को। तो इनके दोनों के दरमियान एक चीज़ और भी आती है, उस चीज़ का नाम है सब्जेक्ट मैटर, कंटेंट, ठीक है। यानी टीचर और बच्चे के दरमियान जो कुछ भी शेयर होता है ना, टीचर से बच्चों तक, उसको कहते हैं सब्जेक्ट मैटर। तीन चीज़ें हैं ना, मैं उस्ताद हूँ, आप मेरे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं सारे, ठीक है। तो मेरे से जो चीज़ें भी आप तक पहुंच रही हैं इस वक्त आज के लेक्चर में, वो नोट्स की शक्ल में, मेरे एग्जांपल्स की शक्ल में, मेरे लेक्चर की शक्ल में, ये सारे का सारा मेरा सब्जेक्ट मैटर कहलाता है। देर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस विच आर टीचर, स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट मैटर। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, वो होता है हमारा बच्चा। देखें, जितना भी एजुकेशन सिस्टम है ना, वो सारे का सारा फोकस्ड है किस चीज़ के ऊपर, चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे की बेहतर नशोनुमा। हमारा बच्चा सच बोले, हमारा बच्चा वक्त का पाबंद हो, वालदेन का एहतराम करे, सोसाइटी का एक अच्छा सिटीज़न हो। हर पेरेंट की यही ख्वाहिश होती है, और हर एजुकेशन सिस्टम का फोकस इसी चीज़ के ऊपर होता है। तो ये सवाल आ सकता है कि हाउ मैनी कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग आर देयर, विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई। तो ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक हो गया जी, तो ये टीचिंग है। अब देखें, टीचिंग दो तरह से होती है। एक ये है कि माइक प्लीज़ ऑफ रखें। एक है कि एक एक्सपीरियंस बंदा है, एक्सपीरियंस पर्सन है, वो क्या करता है, अपने से लेस एक्सपीरियंस बंदे को, यानी बच्चों को टीच कर रहा होता है। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक अडल्ट बच्चों को, चिल्ड्रन को टीच करता है, इसको कहते हैं पेडागोजी। ये सुकरात ने सबसे पहले अपना एक स्कूल बनाया था, मेगारियन। आपको पता है सुकरात के स्टूडेंट का नाम था, क्या नाम था, प्लेटो। प्लेटो के स्टूडेंट का नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के स्टूडेंट का नाम था अलेक्जेंडर सिकंदर आज़म। सुकरात ने स्कूल बनाया था मेगारियन, प्लेटो ने स्कूल बनाया था एकेडमी, अरस्तु ने स्कूल बनाया था लाइसियम, ठीक है, और अलेक्जेंडर जंगजू था। तो ये सबसे पहले, चूँकि ग्रीक से एजुकेशन सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं, तो सुकरात ने ये सबसे पहले पैडागोजी टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। पैडा का मतलब, पैडोज जो है वो बच्चे को कहते हैं, और एगोग लीडर को कहते हैं। माइक प्लीज़ ऑफ कर दें, हाथ जोड़ के मिन्नत है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। और मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ यंग चिल्ड्रन या आर्ट ऑफ टीचिंग, नहीं, मैं एक मिनट देख लूँ माइक किसका ऑन है। चले उसको तमग़े, ये एफ अनवेरीफाइड के नाम से कोई अकाउंट है। प्लीज़, मैं अब रिमूव तो नहीं करा, लेकिन लास्ट वार्निंग आपको दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं रिमूव करूँगा। तो अब देखें, पैडागोजी की हम बात कर रहे थे, तो 2 मिनट ज़ाया होना, 300 लोग इस वक्त मौजूद हैं, 600 मिनट ज़ाया होते हैं इससे। तो पैडोस का मतलब बच्चा, एगो का मतलब है लीड करना, पढ़ाना। तो टीचिंग ऑफ चिल्ड्रन इज़ नाउन एज पैडागोजी। अब देखें, ये बच्चों को पढ़ा रहा है, अगर इधर देखें तो ये अडल्ट्स को कुछ समझा रहा है, लेक्चरिंग कर रहा है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई अडल्ट अपने अडल्ट्स को, अपने सेम एज को, ग्रुप को क्या करता है, कुछ ट्रांसफ़र करता है, पढ़ाता है, इसको एंड्रोगोजी कहा जाता है। तो टीचिंग दो तरह की होती है, पैडागोजी एंड एंड्रोगोजी। पैडागोजी में हम चिल्ड्रंस को पढ़ाते हैं, बच्चों को, जबकि एंड्रोगोजी में क्या किया जाता है कि अडल्ट्स की टीचिंग होती है। ठीक हो गया। अब इसके बाद देखें, इंस्ट्रक्शन या टीचिंग के 3 लेवल हैं। एक है, ये सवाल आया है आपके पिछले पेपर में, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन वाला, इस स्लाइड वाला, ये स्लाइड से क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया। अब 3 तरह की टीचिंग है। सवाल है आप सबसे कि क्लास के अंदर 50 बच्चे मौजूद हैं, क्या सारे बच्चे एक जैसे अंदाज से टीचर की बात जल्दी या एक जैसी स्पीड से समझते हैं? जी, नो नहीं सर। नो नो सर। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नो सर। नो सर।
यस सर बाकी सब झूठ बोल बच्चों रहे के हैं। अंदर इंडिविजुअल पॉसिबल सर। डिफरेंसेस मौजूद होते हैं, ठीक हो गया। तो टीचर क्या एक जैसा, अब अगला सवाल है, ये तो लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा कि सारे बच्चे नहीं समझ सकते। अब हम टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या टीचर एक ही मेथड से सबको पढ़ाए तो सब समझ जाएंगे या सब तक बात पहुंच जाएगी? इसका जवाब भी है नो। नो सर। इस बेस पे हमने टीचिंग को, सर यस एग्जैक्टली, इसका यस जवाब सर भी, यस इसका जवाब भी एग्जैक्टली है मेथड नो। use different ways हाँ, teaching. आप देखें, चले हम इसी को समझते हैं कि भाई आगे समझने वाले भी, उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनकी फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल डेवलपमेंट में वेरिएशन है, बच्चों के अंदर डिफरेंसेस हैं। कोई सही तरह से देख नहीं सक रहा, कोई सही तरह से सुन नहीं पाता, कोई फोकस नहीं कर पाता, कोई लिख नहीं पाता, कोई पढ़ नहीं पाता, ये बहुत मसाइल होते हैं बच्चों को। इन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, बच्चे की लर्निंग लिमिट्स या लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ बोलते हैं। साफ ज़रा लर्निंग लिमिट्स या लर्निंग डिफ़िकल्टी क्या करती है? किसी बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के अंदर एक रुकावट बन जाती। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह एक टीचर इफेक्टिव वे में इन सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकता है। उसके लिए हम सबसे पहले यूज़ करते हैं एक टर्म इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। अब आपकी क्लास के अंदर ऐसे बच्चे होते हैं जिन बच्चों को, जो नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते, उनको 10 बार एक चीज़ समझाई जाए फिर शायद उनके पल्ले कुछ पड़ता है, अदरवाइज़ नहीं पड़ता। तो देखें, जब एक उस्ताद एक एक बच्चे को अलग अलग समझाता है और उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जाके समझाता है, इसको कहते हैं इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन। ठीक है, माइक ऑफ कर दें। अच्छा, इसमें टीचिंग स्पेसिफिक होती है और एक चीज़ एक वक्त में उस्ताद सिखाता है या समझाता है। ठीक है, अब इसमें ये कहाँ पे होता है? ये बेसिकली होता है, ये देखें, ये 1 टीचर 1 स्टूडेंट, 1 टीचर 1 स्टूडेंट। ये उस सूरत हाल में होता है जब आपके पास जो बच्चे होते हैं ना, वो स्पेशल हैं। वो क्या होते हैं? स्पेशल है। स्पेशल से क्या मुराद है? ऐसे बच्चे जिनको कोई ना कोई लर्निंग प्रॉब्लम है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, उनका विजन ख़राब है, उनका हेयरिंग ख़राब है, स्पीकिंग का प्रॉब्लम है उनको, ठीक है, राइटिंग नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, उल्टा लिखते हैं, अटेंशन का, फोकस का प्रॉब्लम है, कोई मसल्स का प्रॉब्लम है, टांगों का मसला है, वगैरह वगैरह, कोई भी फिज़िकल या मेंटल उनको इलनेस है उन बच्चों को। तो ऐसे बच्चों के लिए जो इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन की जाती हैं स्टूडेंट्स, उसको कहा जाता है इनफरादी तदरीस, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। ये 1 to 1 टीचिंग होती है, एक उस्ताद और एक स्टूडेंट। ये बच्चे के पेस, मेथड के मुताबिक डिज़ाइन की जाती है। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए होती है जो बेचारे स्पेशल होते हैं। ठीक है ना जी। तो इसमें डायरेक्ट फीडबैक दिया जाता है, बच्चों को ज़्यादा टाइम दिया जाता है। अब इसका मसला ये होता है कि ये लार्ज क्लास में पॉसिबल नहीं है, और ये स्पेशल एजुकेशन के सिनेरियो में जहाँ पे हमारे पास बच्चे भी वो होते हैं जो स्पेशल होते हैं, उस सिचुएशन के अंदर ये जो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मेथड है ये फिजिबल है। हमारे जो जनरल, हम ना टीचिंग, ये जो स्कूल्स हैं इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेन स्ट्रीम स्कूल्स एंड स्पेशल स्कूल्स। जो जहाँ से मैंने और आपने तालीम हासिल की है, ये सारे मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं। और वो बच्चे जहाँ पे स्पेशल बच्चे जाते हैं, जो माजूर बच्चे जाते हैं, डिसेबल। वैसे आज तक मेरा इतना बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा कि मैंने ये भी कहा हो कि मैं हाथ जोड़ के मिन्नत कर रहा हूँ कि माइक ऑफ रखें, और फिर भी कुछ लोगों को परवाह ही नहीं है इस बात की, और वो फैमिली में बैठे गप्पे लगा रहे हैं और बाकी लोगों को डिस्टर्ब करें। नहीं लेनी क्लास ना लें, आप लेफ़्ट कर जाएं। अच्छा, स्पेशल एजुकेशन जो है ना, उसके अंदर इंडिविजुअल, एक्सक्यूज मी सर, वो काइंडली आप ऐसा करें ना, उनको म्यूट कर दें, आप खुद से वो सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर बात ये है कि मैं म्यूट करने पे जब आता हूँ ना वापस, मसला ये होता है कि मेरा 2-3 मिनट ज़ाया हो जाते हैं। ये मोहम्मद शरीफ साहब कौन है? सर मैं आपको ना रिमूव कर रहा हूँ मीटिंग से। पता नहीं कौन लोग हैं, वो क्लासेस लेने आए हुए हैं, वो घर में बैठे बातें कर रहे हैं अपने। हाँ, नहीं पढ़ना तो उनको टाइम मिलता ही नहीं। जी सर, चले, मैंने रिमूव कर दिया ओवरऑल इनको। जो माइक है ये बंद कर दें। सर माइक बंद कर दूं, फिर मेरा मुझे वो टीचिंग जो है ना, वो 2 वे को मैं पसंद करता हूँ। 1 वे फिर आप सुनते रहेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। खैर है, ये लोग मुझे तंग करते रहें। जब ये टीचर बनेंगे ना, स्कूलों में जाएंगे, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह करे इनके बच्चे इनको ऐसे तंग ना करें। अच्छा, स्पेशल एजुकेशन एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन की। ये अगर इमेज आप देखें ना, ये सर देखें इक्वालिटी है। ये देखें कि उस्ताद ने क्या किया, या इस देखें 3 बॉक्स थे, इन बच्चों को दे दिया कि दीवार से ऊपर क्रिकेट का मैच देख लो।
ठीक है, 3 बॉक्स है, तीनों को बराबर तकसीम कर दिया, कोई फ़र्क नहीं रखा। इधर अगर आप देखें तो इसने क्या किया है कि इस बच्चे को ज़रूरत नहीं थी, उसको दिया नहीं है, इसको 1 की ज़रूरत थी 1 दे दिया, इसको जो है ना 2 की ज़रूरत थी, इसको 2 दे दिया। इसको कहते हैं इक्वलिटी। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सेम टीचिंग हो सारे बच्चों के लिए, ये इक्वलिटी बेस्ड टीचिंग कहलाएगी। इसी तरह जब इक्विटी किसको कहेंगे, जब जिस बच्चे को जितनी उस्ताद की हेल्प चाहिए उतनी वो सपोर्ट कर रहा होगा, उसको कहेंगे इक्विटी बेस्ड टीचिंग। तो ये जो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन होती है ये बेसिकली इक्विटी बेस्ड होती है, यानी इसमें बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो हेल्प दी जाती है। ये हो गया सर इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। अब उसके बाद क्या किया जाता है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ये थोड़ा सा मिक्सचर है, इससे पहले हम ये देख लेते हैं ग्रुप इंस्ट्रक्शन को, ताकि हम वो डिफरेंशिएटेड अच्छी तरह समझ आ जाए। ये वो टीचिंग है जो मैं और आप जिससे पढ़ लिख के आए हैं अब तक, ठीक है, स्कूल की, यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की जो तालीम है, उसमें उस्ताद आता है, हज़रत के हाथ में किताब या नोट्स होते हैं, लेक्चर लिखना या बोलना शुरू कर देता है, मेरी तरह जैसे मैं तोते की तरफ बोलता जा रहा हूँ, पूरा लेक्चर ख़त्म, सारे बच्चों को एक ही मेथड से पढ़ा देता है। वो टीचर इसमें बेसिकली ये समझता है कि सारे बच्चों का कैलिबर एक जैसा है, ठीक है, सेम लेसन है, सेम लेसन प्लान है, सेम मेथड है, सेम कंटेंट है, सेम टाइम में सारे बच्चों को स्टार्ट से एंड जो है वो पढ़ा देता है। ये लेक्चर मेथड की तरह ही होता है। टीचिंग एंड लर्निंग फॉर स्टूडेंट ऑफ डिफरिंग एबिलिटीज़ इन द सेम क्लास, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट नो स्टूडेंट इज़ पर्टिकुलरली डिफरेंट फ्रॉम एनी ग्रुप और क्लास। सारी क्लास एक ही मेथड से, ठीक है, ट्रेडिशनल है, सबसे कॉमनली यूज्ड होने वाला मेथड है। ये जब हमें टाइम और रिसोर्सेज कम हो तो सबसे एफिशिएंटली यही मेथड यूज़ होता है। एक है इंडिविजुअल, एक एक बच्चे को पढ़ाना, उसका अपोजिट है ये ग्रुप इंस्ट्रक्शन मेथड, जिसमें पूरी क्लास को एक मेथड से पढ़ाया जाता है। इनके इन बिटवीन एक मेथड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल पेपर में आ भी चुका है आपके, वो है सर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अब इसमें अगर आप देखें ना, ये बच्चे अपना काम कर रहे हैं, ये टीचर इनके पास बैठी है, ये बच्चे अपना काम कर रहे हैं, ये टीचर इस बच्चे के पास आके बैठी हुई है। तो इसमें पूरी की पूरी क्लास को टीचर पढ़ाती है, बट जिस बच्चे को, जिस ग्रुप को जहाँ पे टीचर की एडिशनल हेल्प चाहिए, बाकियों को वो काम पे लगा देती है, इस बच्चे के पास आके इन बच्चों के पास बैठ के उनको एक्स्ट्रा हेल्प दे देती है। तो इसमें बेसिकली कम्बिनेशन है 1-to-1 टीचिंग प्लस होल क्लास टीचिंग का। दिस अप्रोच कंबाइंस होल क्लास टीचिंग विद अडॉप्टेशन ऑफ डिफरेंट लर्नर्स। Teacher adjust content, process or task according to student abilities, interest and learning styles। अब इसमें सबसे पहली बात तो ये कि वो मैक्सिमम मेथड्स यूज़ करेगी, कोई एक मेथड, वन एंड ओनली मेथड यूज़ नहीं करेगी, ठीक है। क्लास में इंक्लूजन इक्विटी होगी, इक्विटी अभी मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा इंक्लूजन, इंक्लूजन से मुराद हर बच्चे को क्लास में शामिल करेगी कि इसका ये मसला है तो उसके अकॉर्डिंगली ये एग्जांपल मुझे देनी चाहिए, इसको ये प्रॉब्लम है तो इसके अकॉर्डिंग ये एग्जांपल मुझे देनी होगी, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा प्लानिंग, एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है, ठीक हो गया ना जी। तो इसमें बात करने का मकसद ये है कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में क्लास वही होती है, टीचर मल्टीपल मेथड यूज़ करेगी। जैसे मैंने बताया कि एक लेक्चर पढ़ा दिया, अब जिन बच्चों जो सही अच्छे बच्चे हैं उनको काम पे लगा दिया, भाई लग जाएं वो, बाकी जो बच्चे होंगे उनको कोई एग्जांपल दे दी, कोई टास्क दे दिया, कोई एक्टिविटी दे दी, उनको कोई पेयर वर्क, ग्रुप वर्क करा दिया, ये सर कहलाती है डिफरेंशिएटेड टीचिंग या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ये आ चुका है। अब तो ये थी टीचिंग, अब ये मेरा लेवल था जो अभी मैं कर रहा हूँ, स्टूडेंट सेंटर्ड है, यस। ये जो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन है और डिफरेंशिएटेड है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग है। अभी हम पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव को, टीचर और स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग को। अब देखिए लर्निंग क्या है, मैं पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग पे मैंने कहा कि मैं टीचिंग स्टेज पे था। अब आप लोग जो है ना वो सीख रहे हैं, यकीनन ये चीज़ें आप लोगों को मेरे से बेहतर पता होंगी। चलें, एक डिस्कशन से कुछ ना कुछ तो आप सीख भी रहे होंगे। तो वो जो कुछ इस वक्त आप मेरे से लेके आपके माइंड में बात बैठ रही है, कोई नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, एग्जांपल, ठीक है, आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको कहते हैं सर लर्निंग। इसको क्या बोलते हैं? लर्निंग। किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर के अंदर जो चेंज आता है ना टीचिंग या एक्सपीरियंस की वजह से, उसको लर्निंग कहा जाता है। ये बेसिकली हम टीचिंग या लर्निंग से कोई हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है, या हम कोई नॉलेज या इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अब ये सबसे पहली बात, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। रिलेटिव परमानेंट, रिलेटिव किसको कहते हैं? एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ मुंसलिक करके जब हम उसमें कोई तब्दीली करते हैं ना, तो इसको रिलेटिव कहा जाता है, ठीक है। यानी एक चीज़ पहले पढ़ी है, अब उससे मुतालिक हम देखें ना, हमें सूरज के बारे में बहुत मिनिमम इन्फॉर्मेशन है, अल्लाह ताला के बारे में कि जी अल्लाह ताला एक है। शुरू में हम जब पैदा हुए हमें यही बताया गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है,
ठीक है। अब हम कितना कुछ अल्लाह के बारे में जान चुके हैं, तो वो जो पहले वाली इन्फॉर्मेशन थी वो उसमें और इजाफा और इजाफा और इजाफा ये होता गया। इसको रिलेटिवली परमानेंट कहते हैं। लर्निंग लाइफ लॉन्ग है, ये बर्थ से डेथ तक चलती है, यूनिवर्सल है, हर बंदा हर शख्स थोड़ा या ज़्यादा लर्न करता है, पर्पसफुल और गोल डायरेक्टेड होती है। लर्निंग रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस है, यानी आज जो मैं कह रहा हूँ कल मैं आपसे CRQs लिखवाऊंगा तो आप उसको अपने अंदाज में लिखोगे, तो ये रिकन्स्ट्रक्शन कहलाती है लर्निंग। ठीक है। ये बंदा जो है ना, इसको एडवर्ड ली थॉर्नडाइक कहा जाता है, हिस्ट्री में इसका बड़ा नाम है, अमेरिकन ये थे। इसने ना एक दफ़ा एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर बंद किया और बाहर ना मछली के टुकड़े रख दिए थोड़े से 2-3। ठीक है। अब बिल्ली भूखी थी, पिंजरे के अंदर जब इसने बंद किया तो पिंजरे की डोरी, पिंजरे का जो डोर था ना, दरवाज़ा, उसको एक डोरी के साथ एक रस्सी के साथ बांधा। प्रोसेस ये था कि अगर बिल्ली उस रस्सी को खींचेगी तो वो फ़ौरन बाहर निकल आएगी, दरवाज़ा खुल जाएगा। इसने पीस ऑफ फिश बाहर रखा, बिल्ली भूखी थी, उसने अंदर बंद किया। बिल्ली ने बड़े जंप शंप लगाए, भागी दौड़ी, किस तरह निकलूँ, भूखी हूँ, बाहर से पीस ऑफ फिश उठाऊँ कहूँ, नाकाम रही। अचानक उसने ना डोरी को खींचा, दरवाज़ा खुला, वो बाहर आई, भाग के उसने पीस ऑफ फिश उठाया, खा लिया। थॉर्नडाइक बैठा सिगार पीता देख रहा था कि जी ये बिल्ली ने दरवाज़ा खोल लिया। उसने क्या किया, उसने दोबारा 2-4 घंटे जब वक्फा आया कि बिल्ली को दोबारा भूख महसूस हो, उसने दोबारा पिंजरे में बंद कर दी। और इस बार उसने देखा कि बिल्ली ने आधे से कम वक्त में डोरी खींची और बाहर निकल आई। ये प्रोसेस उसने मल्टीपल टाइम रिपीट किया और उसने इसकी बेस पे ये 3 लॉज ऑफ लर्निंग दिए। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। मैं इस एग्जांपल को और क्लासरूम के साथ लिंक करके इनको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, उसने कहा कि बिल्ली भूखी ना होती तो वो बाहर निकलने की कोशिश ना करती, बाहर पीस ऑफ फिश पड़ा ना होता तो बिल्ली बाहर निकलने की कोशिश ना करती। इसको उसने कहा कि रेडीनेस है। अब इस बच्चे को देखें और इस बच्चे को, मैं आपके जवाब नहीं लूँगा, क्विकली चलता जाऊँगा। अब ये बच्चा को घर से परेशान है, गुस्से में है, जो भी कैफियत है, ये सीखने की, लर्निंग की कंडीशन में नहीं है। इस बच्चे को अगर आप देखें ना, इन बच्चों को, तो ये रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं, ईगरनेस है इनके अंदर कि हम कुछ सीखना चाहते हैं। तो इसने कहा कि अगर बिल्ली भूखी ना होती तो वो सो जाती, बाहर ही ना निकलती। इसी तरह जब एक बच्चा सीखना चाहता है तो वो सीखेगा। जो नहीं सीखना चाहता, रेडी नहीं है, प्रिपेयर्ड नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, तो वो सुन तो लेगा लेकिन उस तरह से उसको चीज़ ना याद रहेगी, ना देर तक उसके माइंड में बैठी रहेगी जिस तरह एक प्रिपेयर्ड बच्चे की होती है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहता है, बच्चे का रेडी होना इंपॉर्टेंट है, बच्चे का तैयार होना कि वो कुछ पढ़ने जा रहा है। जैसे आप लोग माशाल्लाह आज सारे काम वाम छोड़ के आज पहुँचे हुए हैं, ये रेडीनेस कहलाती है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अब मैं जो लेक्चर आपको पढ़ाऊँगा, ये लेक्चर आप 2 दफ़ा सुनते हैं, फिर इसको रीडिंग करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा उसके रिवाइज रीडिंग करते हैं, फिर आप CRQs अटैम्प्ट करते हैं। इसको कहते हैं एक्सरसाइज, मल्टीपल टाइम एक प्रोसेस को रिपीट करना। थॉर्नडाइक ने बिल्ली को बार बार बंद किया तो उसने वो काम जो पहले 15 मिनट बाद निकली थी, अब वो 5 सेकंड बाद निकल आती है, अब वो फ़ौरन बाहर निकल आती है। क्यों? रेपिटेशन से। थॉर्नडाइक ने कहा कि जब बच्चा एक चीज़ मल्टीपल टाइम कर लेता है ना, पढ़ता है, सुनता है, तो वो चीज़ को देर और दूर तक याद रहती है। इसको उसने कहा कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसकी फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है, लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़। जो चीज़ रिपीटेडली की जाती है वो याद रहती है, जो नहीं की जाती वो भूल जाती है। लॉ ऑफ इफेक्ट लास्ट लॉ है जी। तो इसने कहा कि अगर पीस ऑफ फिश असली ना होता ना, नकली होता, कोई ऐसे कोई कागज़ का टुकड़ा, कोई इस तरह की कोई चीज़ पड़ी होती, तो वो बिल्ली समझ के जब जैसे शिद्दत से वो बाहर निकली थी कि मुझे ये मिलेगी, ठीक है, तो वो शायद दोबारा इतनी शिद्दत से कोशिश ना करती। इसको उसने कहा ये क्या है, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट है। ठीक है। तो अब इसी तरह ये देखें कि अगर एक बच्चा बड़ी मेहनत के साथ कोई पेंटिंग, ड्राइंग, कुछ भी सवाल का जवाब तैयार करके उस्ताद के पास जाता है, उस्ताद दफ़ा हो जाओ, बैठ जाओ अपनी जगह पे, तंग किया हुआ है, ये एक उस्ताद का एटीट्यूड है। दूसरा टीचर या दूसरी टीचर ये करता या करती है कि ले आओ बेटा, बहुत अच्छा, इसके लिए क्लैपिंग करो। अब देखें कौन सा बच्चा मोटिवेट होगा, और इस बच्चे की इस क्लैपिंग पे, इस एप्रिसिएशन पे क्या बाकी सारे बच्चे भी मोटिवेट होंगे कि नहीं होंगे? जी होंगे ना? यस सर। जी हाँ। और पहले वाली Yes, sir, एग्जाम्पल, बिल्कुल होंगे। और जिसको उस टीचर
टीचर घर से लड़ाई करके आया है या आई हुई है और वो सुनना नहीं चाहता और बच्चा बेचारा मेहनत करके गया है और उसने जो बात आगे उस उस्ताद ने उसको की है, ठीक है, तो वो डीमोटिवेट होगा। बाकी क्लास वाले भी कहेंगे कि उसको जो इनाम मिल गया हमें भी यही मिलेगा, हम भी दफ़ा करें छोड़े नहीं करते हम। तो ये वो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट कहलाता है कि एंड प्लेजेंट होना चाहिए, एंड बड़ा खुशगवार हो। जब बच्चे कोई अच्छा काम करें तो उनको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट है। तो ये 3 लाज हैं लर्निंग के। अब उसके बाद है जी एक्टिव लर्निंग। स्लाइड मेरी तरफ से डिस्प्ले हो रही है, आप एक दफ़ा ना लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें तो आपको ये शो हो जाएगी। अच्छा देखिए, एक्टिव लर्निंग एंड पैसिव लर्निंग, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक ऐसी लर्निंग, अब इस वक्त ना आप सारे पैसिव सर आवाज कट कट आ रही है। आवाज़ का इशू मेरे पास नहीं है, आप लोग जो है ना आपका अपना नेटवर्क इशू होगा। एक्टिव लर्निंग एंड पैसिव लर्निंग, जी किसी और को आवाज़ का इशू है मेरी आवाज़ का? जी प्लीज़ ज़रा मुझे कंफर्म कर दें। नहीं सर, आपकी आवाज ओके नहीं सर आवाज ओके, थैंक यू। एक्टिव लर्निंग, ओके थैंक यू सो मच। एक्टिव लर्निंग एंड पैसिव लर्निंग को सर समझते हैं। एक्टिव लर्निंग सर ये है, अब जैसे देखें ना इस वक्त आप सब लोग जो है ना वो है पैसिव, मैं हूँ एक्टिव। कैसे कि मैं बोल रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप मेरे सामने होते तो मैं मतलब जैसे वो हम यूज़ करते हैं अपने जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन, तो ये सारी चीज़ें वो मैं कर रहा हूँ, हाथों के इशारे। तो ये एक एक्टिवनेस कहलाती। अब आप लोग पैसिवली सुन रहे हैं। अब आप एक क्लास पढ़ा रहे हैं, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे कोट कर लेता हूँ। आप एक क्लास पढ़ा रहे हैं, अब उस क्लास के अंदर होता यूँ है कि आपने बच्चों को पौधा दे दिया कि भाई इसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई करके नाम लिख के लेबल करके मुझे दे दो, ठीक है। ये एक टीचिंग है आपकी। प्लस आपकी सेकंड एक सिनेरियो है, यहाँ पे क्या करते हैं, टीचर आता है, बच्चों ये देखो आज पौधे के हिस्सों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जड़ है, ये तना है, ये पत्ता है, ये फूल है, ये फल है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये उस्ताद ने लिख के, बच्चे चुप करके सुनते जा रहे हैं। जो पहले वाला सिनेरियो था ना, जहाँ पे बच्चों ने खुद एक चीज़ क्या की है और ख़ुद एक अपने हाथों से कोई एक्टिविटी की है, वो कहलाती है एक्टिव लर्निंग, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। ये लर्नर सेंटर्ड होती है, बच्चा सोचता है, उसकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स ये उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। कोई एक्टिविटी कर रहा है, प्रोजेक्ट मुकम्मल कर रहा है, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहा है, ये कहलाती है एक्टिव लर्निंग। इसके बरक्स होती है पैसिव लर्निंग। उसमें क्या होता है कि बच्चा चुप करके उस्ताद की बात को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, सुन रहा होता है। ये टीचर सेंटर्ड होती है, लेक्चर मेथड इसकी एग्जांपल है। तो इसमें से सवाल होपफुली आएगा कि एक्टिव लर्निंग क्या होती है, एक्टिव लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट है, एक्टिव लर्निंग कैसे करा सकते हैं हम। इस तरह का क्वेश्चन आई थिंक सो के बनेगा आपके पेपर में। ये फाइनल पेपर की बात जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं बनाऊँगा उसकी नहीं कर रहा। माइक प्लीज़, अभी भी किसी का फिर ऑन रह गया, चेक कर लें। ब्लेंडेड लर्निंग, अब इस वक्त मैं जिस कमरे में बैठ के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, अब सपोज़ करें कि इस कमरे, ये मेरा एक लेक्चर थिएटर है और मेरे सामने भी 50 लोग बैठे हैं जो मुझे इस वक्त 1 to 1 देख रहे हैं, फिज़िकली मेरे सामने मौजूद हैं, और आप लोगों को मैं लाइव सेशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग लाइव हैं, ऑनलाइन मोड पे हैं, और 50 लोग जो है मुझे यहाँ पे 1 to 1 फिज़िकली मेरे सामने लेक्चर थिएटर में बैठ के मेरे से लेक्चर ले रहे हैं। अब ये मेरी टीचिंग क्या कहलाएगी, कम्बिनेशन हो गया किन चीज़ों का, फ़िज़िकल क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस का। तो ऐसी लर्निंग जिसमें एक बच्चा फ़िज़िकल प्लस ऑनलाइन दोनों मोड से सीख रहा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग या ब्लेंडेड एजुकेशन या टीचिंग, ठीक है। जिसमें फ़िज़िकल और ऑनलाइन दोनों को कंबाइन कर लेता है एक उस्ताद, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है इंक्लूसिव लर्निंग, इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव लर्निंग। अब हमारे पास जो बच्चे होते हैं ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि 10% यानी 100 में से 10 बच्चे या 10 में से एक बच्चा ऐसा होता है जो डिसेबल होता है, यानी उसको कोई ना कोई मेंटल, फिज़िकल, सेंसरी कोई ना कोई इम्पेयरमेंट होती है, माजूरी। अल्लाह माफ़ रखे, अल्लाह ताला जो है वो आपको, आपके आने वाली नस्लों को ऐसी माजूरियों से महफूज फरमाए, आमीन। तो अब ये इंक्लूसिव लर्निंग से मुराद ये होता है कि हमारी क्लास के अंदर वो बच्चे जो डिसेबल हैं, जिनको कोई ना कोई इम्पेयरमेंट है, हमारे नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के जब पढ़ते हैं, और हमारे माइनॉरिटीज़ के, जैसे अब देखें हिंदू हैं, सिख हैं, कादियानी हैं, और जो क्रिश्चियन हैं, ये नॉन मुस्लिम जो माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान के अंदर हैं, अब इनके बच्चे बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है, और जो डिसेबल बच्चे हैं, माजूर इम्पेयर्ड बच्चे हैं, वो बच्चे माइनॉरिटीज़ के बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बग़ैर किसी फ़र्क के
ठीक है। नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के जब एजुकेशन एक्वायर कर रहे होते हैं, इसको कहा जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव लर्निंग। ये हमारी मेन स्ट्रीम क्लास में हमारे वो बच्चे होते हैं जो जिनको कोई ना कोई फ़िज़िकल मेंटल एलिमेंट होती है, या जो माइनॉरिटीज़ के होते हैं, वो इन बच्चों के साथ इस तरह से, जब ये देखें व्हील चेयर पर एक बच्चा बैठा हुआ है नॉर्मल बच्चों के साथ, ये इनके पास गोरा काला चिट्टा, ठीक है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम एबल डिसेबल सारे एक ही क्लास के अंदर बैठ के अपनी टीचर से पढ़ रहे हैं, इसको कहा जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव लर्निंग। अब आपसे सवाल ये है कि क्या सारे बच्चों का लर्निंग स्टाइल एक जैसा होता है? मिसाल के तौर पर सारे लेक्चर मेथड से पढ़ लेते हैं। डिफरेंट होता है। नहीं सर, नो सर, मल्टीपल नहीं सर, इंटेलिजेंस। अच्छा, हम जो है ना वो हम different होता है। ग्रेड 1 में ईसी के अंदर नर्सरी में हम बच्चों को पिक्चर्स क्यों दिखाते हैं? मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, अलिफ अनार, अलिफ मद्दाम, हम ये सिखा रहे होते हैं बच्चों को ना पिक्चर के साथ। उसकी क्या वजह होती है? विजुअल किड्स जो है वो स्टूडेंट्स ज्यादा recognize कर पाते हैं। बच्चे सर पिक्टोरियल चीज लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। जो है वो अच्छी तरह से बच्चों को याद रहती है। जो है बच्चों को बच्चे ज्यादा देर तक बच्चों को काफी टाइम तक वो याद भी रहती है, जिस तरह वो मूवी दिखाते हैं ना दृश्यम में। जी यस एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो है ना ये बेसिकली यूँ होता है। चलें, ओके जी, थैंक यू सो मच सबके रिस्पॉन्सेज का। अब इसमें ये होता है कि हमारे पास जो बच्चा है ना उसके लर्निंग स्टाइल वेरी करते हैं। नील डी फ्लेमिंग न्यूजीलैंड का एक टीचर था, उसने वार्क मॉडल दिया या लर्नर्स के 4 लर्निंग स्टाइल बताए: विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग, राइटिंग एंड काइनेस्थेटिक। विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग, राइटिंग एंड काइनेस्थेटिक, इसने 4 जो है वो लर्निंग स्टाइल बताए कि बच्चे इन 4 मुख्तलिफ वे से सीखते हैं। इसको उसने वार्क मॉडल का नाम दे दिया। अब हम इन चीज़ों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अगर आप देखें तो हमारी नर्सरी क्लासेस के अंदर हम इस तरह से बच्चों को सिखाते हैं। ऐसे बच्चे जो पिक्चर्स को, इमेजेस को या नज़र आने वाली चीज़ों को देख के जल्दी इंफॉर्मेशन लेते हैं, इनको कहा जाता है क्या चीज़? विजुअल लर्नर। याद रखिएगा, हम जो इंफॉर्मेशन लेते हैं ना 75% कोई भी शख्स जो इल्म लेता है वो विजन से लेता है। कहाँ से लेता है? विजन से, देखने से। 75% जितना भी नॉलेज आपके पास है ये विजन से आपने हासिल किया हुआ है। तो विजुअल लर्नर्स वो होते हैं जो इंफॉर्मेशन सबसे बेहतरीन अंदाज में रिटेन रखते हैं। कहाँ से? चीज़ों की इमेजेस, पिक्चर, चार्ट्स, मैप्स, ग्लोब, सिंबल, डायग्राम, एरोज, इनको देख के। अच्छा, दूसरे काइंड ऑफ लर्नर्स होते हैं ऑडिटरी। ये वो बच्चे होते हैं जो, प्लीज़ माइक ऑफ कर दें, जो ऑरल लर्नर होते हैं, AURAL। यानी एक होता है ऑरल, ORAL, उसका मतलब होता है बोलना, और आरल का मतलब होता है सुनना, AURAL का मतलब। तो ये वो बच्चे होते हैं जो सुनने से बेहतर इंफॉर्मेशन अपने माइंड में स्टोर रखते हैं। थर्ड कैटेगरी होती है रीडिंग एंड राइटिंग। ये बच्चे होते हैं जो लिख कर और बार बार पढ़ के याद रखते हैं। तैयबा शेख, माइक क्यों ऑन है आपका? मैंने आपको सॉरी रिमूव कर दिया इनको। अच्छा, रीडिंग एंड राइटिंग, रिटन वर्ड, रीडिंग एंड राइटिंग का क्या मतलब होता है कि ये बच्चे चीज़ देखते हैं, उसको लिखते हैं, फिर याद करते हैं। देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिर याद करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं राइटिंग के बाद रीडिंग वाले, ये बार बार रीडिंग से इनको एक चीज़ 10 दफ़ा 15, जैसे कुरान मजीद बच्चे हिफ्ज़ करते हैं तो बार बार रीड करके उसको याद करते हैं। चौथी कैटेगरी होती है कैनेस्थेटिक। कैनेस्थेटिक कहते हैं अपने हाथों से काम करने को। तो ये बच्चे होते हैं जो एक्टिविटीज़ से सीखते हैं, प्रोजेक्ट से, एक्टिविटीज़ से, ठीक है, इनको कैनेस्थेटिक लर्नर्स कहा जाता है। अच्छा, अब ये 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्कैफोल्डिंग। अच्छा, आप सबसे 2 छोटे से सवाल हैं, 2-4 लोगों के आंसर मुझे चाहिए होंगे। पहला सवाल ये है कि क्या नर्सरी क्लास का बच्चा, नर्सरी या EC क्लास का बच्चा उर्दू इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स खुद ब खुद याद कर सकता है? ABCD सुन के, किसी से सुन के?
जी नो मेरे ख्याल में कर सकते हैं, बिल्कुल सर कर सकते हैं। यस सर अच्छा ठीक है, इसमें मैक्सिमम आंसर आ गया यस कर सकता है, मेरा जवाब भी यस है कि कर सकता है। अब अगला सवाल सुने, क्या नर्सरी का बच्चा एक्टिव और पैसिव वॉइस बोल सकता है सेंटेंस इंग्लिश में? नो उसको अच्छा, इस बच्चे को हम दुनिया भर का नॉलेज या सबसे दुनिया का बेस्ट टीचर टेक्नोलॉजी दे दें, फिर बोल सकेगा नर्सरी का बच्चा? कभी भी नहीं, नो सर कभी भी नहीं, कभी भी नर्सरी का बच्चा कभी भी नहीं बोल सकेगा। ओके आंसर आ गया, ओके थैंक यू सो मच। अब असल बात समझने वाली है, एक चीज़ बच्चा खुद कर सकता है, एक चीज़ बच्चा जो मर्जी हो जाए वो नहीं कर सकता, चाहे उसको उसका टीचर भी जितना मर्जी काबिल हो। अब इनके इन बिटवीन एक स्टेज होती है, वो एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे बच्चा कुछ कर तो सकता है लेकिन ख़ुद नहीं, जब तक उसको उसका उस्ताद या कोई नॉलेजेबल पर्सन उसकी हेल्प ना करे। माइक ऑफ करेंगे, अभी भी ऑन है कुछ लोगों के, ठीक है। अब सर वो देखें कि एक बच्चा सिंधी में ॻाल्हाए है समझ में कोन पियो अचे। अब सर इनका क्या सलूशन निकालें, बड़ा मैं मायूस, वैसे बड़ा मैं मायूस हुआ हूँ, मतलब ये है कि माइक मैं फिर सबके ऑफ कर देता हूँ। कुछ लोग होते हैं ऐसे बिलावजा तंग करते हैं, बिलावजा कुछ ना कुछ करना होता है ऐसे बीच ताकि हम डेमो आप भी इनको म्यूट कर दें, कर रिमूव कर दें। वो सिंधी में ये कह रहा है कि ये तंग करते रहेंगे क्योंकि इनका काम ही है सही। चलें ओके, आपको सिंधी नहीं आती, वो कह रहा है आप इन्हें रिमूव करते हैं। चलें सर आगे वाले चलें, नहीं है। चलें आगे चलें मूव करते हैं आगे, चलें ओके थैंक यू, ओके प्लीज़ माइक ऑफ रखें, प्लीज़ आप लोग माइक ऑफ रखें, हम आगे मूव करते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में हम ये बात कर रहे थे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चा खुद कर सकता है। अच्छा ये लेक्चर समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चलें ठीक है, ओके आप सब एक दफ़ा माइक देख के ऑन का ऑफ कर लें, मैं अब सवाल नहीं करूँगा आप लोगों से, आप लोग सुनते रहें मुझे। अच्छा देखिए, मैं बात कर रहा था कि अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के एक बच्चा खुद पढ़ सकता है, ये उसके सेल्फ पोटेंशियल है, उसको किसी से भी देख के सुन के पढ़ सकता है। अच्छा एक उसका लेवल ये है कि उसको जो मर्ज़ी करा दिया जाए, उसकी जो मर्ज़ी हेल्प करा दी जाए, उसकी जो मर्ज़ी हेल्प करा दी जाए वो नहीं कर सकेगा, ठीक है। अब इसके इन बिटवीन सर एक स्टेज है, वो सवाल है लेकिन जवाब आप लोगों ने नहीं देना। सवाल ये था कि क्या ये बच्चा जो ABCD पढ़ सकता है, क्या अगर उसको कोई हेल्प कर ले, थोड़ा सा मम्मा बोलना शुरू कर दे, ठीक है, बुक बोल, सर मुझे सिंधी नहीं आती प्लीज़, बुक पढ़ना शुरू कर दे, स्कूल का नाम पढ़ना बोलना शुरू कर दे, यस ये बच्चा कर सकता है। ये छोटे छोटे ये समझाए उर्दू समझ में कौन। सर आपको नहीं आती तो मुझे सिंधी नहीं आती, प्लीज़ मुझे बात कंटिन्यू करने दें, आपको नहीं समझ आ रही तो माजरत। अच्छा अब आगे चलें, हम आगे चल रहे हैं। अब ये देखें कि यहाँ पे वही बच्चा जो एक काम खुद कर रहा है और एक काम नहीं कर सकता, इसके इन बिटवीन एक ऐसी स्टेज है, अगर उसका टीचर उसको यहाँ पे सपोर्ट कर दे, ठीक है, या कोई भी शख्स जो उसका पेरेंट हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, जिसके पास नॉलेज स्किल ज़्यादा है, वो उसको थोड़ी सी सपोर्ट कर दे तो वो बच्चा वो काम करना शुरू कर देता है। सर इसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एजुकेशन और पैडागोजी के अंदर, इसको मैजिक मिडल भी कहा जाता है। वो शख्स जो यहाँ पे उसकी हेल्प करता है ना बच्चे की, ठीक है, थोड़ी सी असिस्टेंस देता है, हेल्प देते हैं और बच्चा वो काम करना शुरू कर देता है, तो इसको कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और जो हेल्प देने वाला होता है उसको कहते हैं MKO, उसको क्या कहते हैं MKO, ठीक हो गया। तो बेसिकली जो टीचर का रोल होता है ना, वो यही होता है कि उसने क्या करना होता है, वो चीज़ जो बच्चा बेचारा अकेला नहीं कर पा रहा होता, बच्चे को हेल्प करनी है कि वो टीचर की असिस्टेंस से कर ले। बच्चे की ये जो डेवलपमेंट होती है इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। और इसमें MKO कौन होता है, जो टीचर है, पेरेंट है, कोई भी हो सकता है, ठीक हो गया जी। अच्छा अब देखें दूसरी टर्म है वो है स्कैफोल्डिंग। अब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा घर के आप लेंटर वगैरह कंक्रीट वगैरह डालते हैं तो इस तरह की शटरिंग की जाती है, पाइप से, बांस से या लकड़ी के स्तूनों से, इस तरह से,
ठीक है। ये होता है आर्जी सहारा। ये क्यों दिया जाता है कि जब वो सीमेंट पक्का हो जाता है ना, इनको हटा लिया जाता है। अगर आप इस बच्चे को देखें ना, ये आज पहली मरतबा इसका दादा अब इसको साइकिलिंग सिखा रहा है। इस बच्चे को पहली मरतबा एडिशन उसकी टीचर सिखा रही है। तो अब ये पहले तो इसको साइकिल को खुद पकड़ेगा, साथ साथ चलेगा, दूसरे दिन पीछे खड़ा होकर देखेगा, तीसरे दिन जो है ना वो घर चला जाएगा, ये बच्चा खुद चला लेता है। अब ये देखें, इसने पहले मुकम्मल सपोर्ट दी, फिर कम कर दी और कम कर दी और बिल्कुल ख़त्म कर दी सपोर्ट। ये जो MKO है ना, जो पीछे हमने बात की है कि टीचर बच्चे की हेल्प करता है, तो ये ऐसे ही होता है कि जब आप एक बच्चे को सिखाते हैं ना, शुरू में हेल्प करते हैं, उसको मुकम्मल एक्सरसाइज सॉल्व करा के देते हैं, फिर जो है वो अगली एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन आप करवाते हैं और फिर उन्हें कहते हैं कि ये आगे एग्जाम्पल जो है वो खुद करके ले आओ। ये बेसिकली स्कैफ फोल्डिंग कहलाती है। जैसे यहाँ पे आर्जी सहारा दिया जाता है, सपोर्ट हेल्प की जाती है कंक्रीट को पुख्ता होने के लिए, इसी तरह एक टीचर अपनी क्लास में बच्चों को पहले मुकम्मल सपोर्ट देता है, फिर उस सपोर्ट को ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कम करता और बिल्कुल ख़त्म कर देता है। इस प्रोसेस को स्कैफ फोल्डिंग कहा जाता है। ठीक है। ये क्यों ज़रूरी होती है? ये इसलिए ज़रूरी होता है कि शुरू में बच्चा अकेला इंडिपेंडेंटली कोई भी काम नहीं कर सकता और उसको टीचर की हेल्प उसके लिए मैंडेटरी होती है, उसको चाहिए होती है। लास्ट टॉपिक आज का जो हम देखने जा रहे हैं वो है कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, ये सवाल भी पेपर में आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव लर्निंग किसको कहते हैं? एक ऐसा लर्निंग मेथड है जिसमें आप देखें कि 3 से 4 बच्चे मिलके टीचर की तरफ से असाइंड कोई भी टॉपिक है उसको तैयार करते हैं और फिर वापस अपने टीचर को उसकी रिपोर्ट पेश करते हैं। मिसाल के तौर पर टीचर क्लास में आया, भाई पाकिस्तान का जो फ्लैग है, झंडा है, इसमें कितने कलर हैं, कितने उसके कलर के साथ और क्या चीज़ें मौजूद हैं और कौन सी चीज़ किस चीज़ को ज़ाहिर कर रही है। ठीक है, अब ये एक टॉपिक है सपोज़ करें, तो टीचर आया, उसने क्लास के में ग्रुप्स बना लिए, 20 बच्चों की क्लास है, 30 की, 4-4 के ग्रुप्स उसने बना लिए कि भाई आप नेशनल फ्लैग के बारे में इंग्लिश का चैप्टर है, ये हमने पढ़ना है। आप सब लोग जो है ना आपस में डिस्कशन से बताएंगे फ्लैग के कलर, क्रिसेंट स्टार कलर किस चीज़ को ज़ाहिर करता है, चांद किसको करता है, ये जो स्टार है आगे वो किस चीज़ को ज़ाहिर करता है, ये आपने डिस्कशन करें आपस में और फिर मुझे बताएं। टीचर कुछ नहीं बताएगा। तो इसमें ग्रुप्स बनते हैं, टारगेट या प्रॉब्लम उस्ताद ने दे दिया, बच्चे उस टास्क को कंप्लीट करते हैं और फिर अपने उस्ताद के साथ शेयर करते हैं। एक होता है कंपटीशन मॉडल कि ये भी आपके पास 15 मिनट टाइम है, जल्दी जल्दी करो सारे। एक होता है कोऑपरेटिव मॉडल, इसमें कहा जाता है कि सारे मिल के काम करें इसके ऊपर, इससे बच्चे की अपनी लर्निंग और उसके साथियों की लर्निंग जो है वो सब की लर्निंग मैक्सिमाइज होती है। इसके लिए मुख्तलिफ मैथडोलॉजीज़ हैं, हम क्विकली 4-5 जो है वो मेथड्स देख लेते हैं। इनमें सबसे पहले है जिगसा। उस्ताद क्या करता है कि बच्चों के ग्रुप्स बना देता है क्लास के अंदर। ठीक है, ग्रुप 1 ये देखें, ग्रुप 1 2 3 4 इस तरह ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, ग्रुप 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह के ग्रुप्स बन जाएंगे। सबसे पहले होता क्या है, इसमें थोड़ा सा समझने की बात है। 4 बच्चे हैं, फ़र्ज़ कर रहे हैं हम, फ़र्ज़ करें 4 बच्चे एक ग्रुप के अंदर है। टोटल हमारे पास ग्रुप हैं 20 बच्चे हैं या 16 बच्चे हैं, 16 कर लेते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी। 16 बच्चे क्लास में टोटल हैं, उस्ताद ने 4-4 के ग्रुप बना लिए, 4 ग्रुप। ठीक है, अब हर ग्रुप को एक एक टॉपिक दे दिया, हर ग्रुप को सेम टॉपिक रिपीट करके दे दिया कि ये टॉपिक है सारे ग्रुप्स का, चारों ग्रुप्स का। अब बच्चे क्या करते हैं, वो आपस में उस टॉपिक को डिवाइड कर लेते हैं कि इस टॉपिक का पहला हिस्सा मैं करूँगा, दूसरा आप करेंगे, तीसरा आप, जैसे आप टीचर ट्रेनिंग में करते हैं, तीसरा आप कर लेंगे, चौथा ये कर लेगा। ये डिवाइड कर लिया टॉपिक्स आपस में। अब पहले ग्रुप के पहले बच्चे के पास एक टॉपिक आ गया, दूसरे ग्रुप के एक बच्चे के पास सेम वही टॉपिक होगा, साफ ज़ाहिर है। तीसरे ग्रुप के भी बच्चे के पास वो वाला शॉर्ट टॉपिक उसके पास भी होगा, चौथे ग्रुप के बच्चे के पास भी होगा। अब वो चारों ग्रुप से वो बच्चे जिनका टॉपिक सेम है, सब टॉपिक, वो अलग हो जाएंगे, वो आपस में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यानी पहले 4 ग्रुप बन गए, हर बच्चे ने छोटा छोटा एक हिस्सा ले लिया अपने टॉपिक का। ठीक हो गया। अब सिमिलर हिस्से वाले बच्चे हर ग्रुप से वो अलग होकर एक नया ग्रुप बनाएंगे। ये मैं देखें 4 मुख्तलिफ बच्चे, ये 4 मुख्तलिफ बच्चों का एक ग्रुप बना, ये अलग हो गए और इन्होंने मुख्तलिफ ग्रुप से जो बच्चे आए हैं उनके सिमिलर सब टॉपिक वाले वो इकट्ठे हो गए, ये आपस में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे 10 मिनट 15 मिनट, वापस जाके फिर अपने ग्रुप को ये सारे डिस्कशन का हाल अहवाल दे देंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं जिगसा। दूसरा है थिंक पेयर शेयर। अब इसमें उस्ताद टाइम देता है कि भाई आपके पास 5 मिनट का टाइम है। ठीक है, आप अकेले अकेले सोचें, सोचने के बाद आपने अपने साथी के साथ
बेंच वालों के साथ, या जो आपका पेयर बना है, जो दूसरा बच्चा आपके साथ है उसके साथ आपने शेयर करना है। फिर दूसरा बच्चा पहले बच्चे के साथ जो उसने सोचा है वो शेयर करेगा। ये भी एक कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक है, इसको कहते हैं थिंक पेयर शेयर। उसके बाद है नंबर हेड्स टुगेदर। उस्ताद क्या करता है, उस्ताद कहता है कि जी 5 ग्रुप, 7 ग्रुप, 10 ग्रुप बन गए, ग्रुप ए बी सी डी। ग्रुप ए में वो कहता है कि ये नंबर 1 है, ये नंबर बच्चा 2 है, ये नंबर 3 बच्चा है, ये नंबर 4 है। इसी तरह ग्रुप 2 में, 3 में, 4 में, 5 में टॉपिक असाइन कर दिया। सबको कहता है कि इस पे लग जाओ, डिस्कशन करो, एक दूसरे को समझो। सारे बच्चे डिस्कशन करते रहते हैं। टीचर कहता है ग्रुप ए ठीक है नंबर 2, ग्रुप बी नंबर 1, ग्रुप सी नंबर 4। यानी किसी भी ग्रुप का कोई भी बच्चा जो है वो उस्ताद रोल कॉल कर सकता है। तो सारे बच्चे बड़े मुस्तैद होकर एक्टिवली टॉपिक को समझते हैं कि मेरी बारी ना आ जाए, मेरी बारी ना आ जाए। ठीक है। उसके बाद है राउंड रॉबिन ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें बच्चे एक सर्कल में बैठ जाते हैं ऐसे सॉरी। अब उसमें एक बच्चा रिकॉर्डिंग करता है, बाकी डिबेट करते हैं तरतीब में। यहाँ से शुरू होंगे, सारे बोलते जाएंगे, 1 बाई 1 बोलते जाएंगे और जो रिकॉर्डिंग कर रहा है वहाँ पे आके एंड होगी। ये भी एक म्यूचुअल डिस्कशन स्ट्रेटजी है जिसको राउंड रॉबिन ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाता है। ठीक हो गया जी। फिर है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन। माइक प्लीज़ ऑफ रख दें। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, तो इसका फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है? इसमें सारे के सारे बच्चे जो है ना एक साथ डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं। अल्लाह हिदायत दे इनको। अच्छा सर, बस हमारी लास्ट स्लाइड है आज के लेक्चर की, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इससे पहले चले मैं आपको थोड़ा सा एक एडिशन इसमें कर लें। ये सर मेरा चैनल है, पर्सनल चैनल है, जोन ऑफ एजुकेशन। आप में से बहुत से लोग जो है मेरे चैनल पे मौजूद भी होंगे। जोन ऑफ एजुकेशन यूट्यूब का मेरा चैनल है, तो इस पे जो लोग मौजूद नहीं है वो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, लाजमी करेंगे यूट्यूब पे जाके जोन ऑफ एजुकेशन के नाम से। तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो एजुकेशन के हवाले से अच्छी फ्री वीडियोस भी इसमें मिलेंगी। बाकी चूँकि मेरा इस वक्त जो कमिटमेंट है वो नईम वर्चुअल एकेडमी के प्लेटफॉर्म से है, तो इंशाल्लाह ताला इनके फ़ोरम से मेरी जितनी भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने मुझे एनर्जी दी है, मैं इंशाल्लाह ताला आपको अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स के साथ अपनी सर्विसेज में दूंगा। सर मेरी तरफ से माइक का इशू नहीं है, शायद आपका नेटवर्क वीक होगा। तो ये मेरा चैनल है जोन ऑफ एजुकेशन के नाम से, आप इसको जो है वो विज़िट करें लाजमी, और इसको सब्सक्राइब भी लाजमी करें। ये स्लाइड हमसे शेयर कर सकते हैं आप? ये स्लाइड शेयर होंगी ग्रुप में। नईम साहब आपसे, नईमुल्लाह मार साहब के एडमिन्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये नहीं हो रहा सर। अच्छा, ये जो है ना ओके, मैं शेयर करता हूँ, सॉरी। ये मैं ये कह रहा था, एक सेकेंड। ये सर अब शो हो रही है स्क्रीन? जी हाँ सर। यस, ये मेरा चैनल है, ये मेरा चैनल है, पर्सनल चैनल है जोन ऑफ एजुकेशन के नाम से। आप लोग जो है वो इसको सब्सक्राइब फॉलो करती हूँ आपके चैनल। चलें, थैंक यू सो मच। जो कर रहे हैं तो उनका बहुत शुक्रिया, जो नहीं कर रहे तो उनसे गुजारिश है कि ये जोन ऑफ एजुकेशन को जो है वो फॉलो कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको पैडागोजी की फ़ील्ड में इंशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्री में यहाँ पे भी इंशाल्लाह ताला अवेलेबल होंगी। जो लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे बाद में, उनसे भी गुजारिश है कि आप ये एक दफ़ा चैनल लाजमी विज़िट करके, ये एक रिक्वेस्ट है, ये जो है वो आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें। हम आप वापस आते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। तो इसमें मैं ये बात कर रहा था, मैं बताता हूँ डेमो लेक्चर कब तक होंगे। ये लास्ट स्लाइड हमारी जो है इसको हम कवर कर लें क्विकली, बाकी बातें फिर बाद में करते हैं। सर्कल ऑफ द सेज, इसमें सर क्या होता है कि आज कुछ डिस्टॉर्शन थी, 1 ही घंटे में हमारा लेक्चर एंड होना था। ये 10-12 मिनट नहीं हो रही है सर। स्लाइड अभी शो होगी सर, हो जाएगी अभी सर, हो जाएगी। अच्छा, हो रही है ये। अच्छा, सर्कल ऑफ द सेज सर क्विकली ले लेते हैं, क्विकली ले लेते हैं इस टॉपिक को। सर्कल ऑफ द सेज, उस्ताद हम अक्सर कहते हैं ना, किस बच्चे को जब हमारा पढ़ाने का मूड ना हो या वैसे बंदा थका हुआ होता है जी, किस बच्चे को सबक आता है, वो हैंड रेज करते हैं बच्चे।
तो टीचर क्या करता है, वो कहता है कि हर ग्रुप से एक एक बच्चा इस बच्चे के पास चला जाए, ठीक है। वो मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ ग्रुप्स के एक एक लाइक सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, ये जो टॉपिक है हाँ जी सर, ये कोऑपरेटिव लर्निंग के पार्ट है या ये अलग सारे टॉपिक है? कोऑपरेटिव लर्निंग सॉरी के सर, ये पार्ट्स पूछना हैं, था बस। सारे कोऑपरेटिव लर्निंग के ओके पार्ट्स सर, हैं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, आप देखें अब सर्कल ऑफ द सेज जो है ना, Okay, sir, thank you. उसमें सर्कल ऑफ द सेज में एक लाइक बच्चा है, उसके पास सारे बच्चे मुख्तलिफ ग्रुप से जमा हो जाते हैं। क्लास में 3-4 बच्चे, सेज कहते हैं लाइक बच्चे को, तो उसके गिर्द इकट्ठे हो गए। उस लाइक बच्चे ने जो उसको नॉलेज है वो उनके साथ शेयर करता है, वो वापस अपने ग्रुप्स में आके बाकी लोगों को शेयर कर देते हैं। इसको कहते हैं सर्कल ऑफ द सेज। इसमें ये होता है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स के बच्चे जो है ना, वो एक एक बच्चा आता है। फिर है टॉकिंग टिकट्स, हर बच्चे को 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट का स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है कि आप अपने ग्रुप में डिस्कशन करें और स्टेज पे आके, क्लास में फ्रंट पे आके, डाइस पे आके, बोर्ड के पास आके आपने इतने मिनट इस टॉपिक पे बोलना है। तो वो टॉकिंग टिकट्स है, स्टॉप वॉच टीचर चला लेता है, बच्चे के लिए बच्चा टाइम बाउंड होता है कि इतने टाइम उसने बोलना है। फिर है टॉकिंग सर्कल या वर्ड्स व्हील। मेरी तरफ से सर इशू नहीं है क्योंकि बाकी लोगों को आवाज़ और स्लाइड्स नज़र आ रही। अच्छा, अब ये देखिए कि सर इसमें 2 सर्कल बनते हैं। एक सर्कल अंदर की तरफ बैठा है, उसका मुंह बाहर की तरफ है, रुख बाहर की तरफ है। एक बाहर बैठता है, उसका रुख अंदर की तरफ है। तो इसको अगर आप देखें ना सर, तो इसमें 2 सर्कल है। अब ये बच्चे ना, टॉपिक एक ही है जो टीचर ने दे दिया, ये उस पर बात करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई पोइम याद की है बच्चे ने, ठीक है, कोई कलमा याद किया, एनीथिंग, कुछ भी उन्होंने याद किया हुआ है, तो वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ये बच्चा इसके साथ शेयर करेगा, ये बच्ची फिर आगे चली जाएगी, इसकी जगह और बच्चा, इस तरह ये अंदर से सर्कुलेट होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब बच्चों की जगह चेंज होती रहती है, एक ही बात वो क्लास के हर बच्चे के साथ मल्टीपल टाइम कर लेते हैं, जिससे उनको चीज़ें याद रहती हैं। अब इसके बाद सर ये कुछ हैं CRQs, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। आज के टॉपिक में से मैं ये पढ़ देता हूँ। How many components of instruction are there? Which one is a key component and why? How a teacher would promote inclusivity in his or her class? Cooperative learning is alternative to competitive learning. How? Active learning is productive than passive learning. Explain with examples. तो इनके आंसर भी मैंने आपको साथ शेयर कर दिए। ये इंशाल्लाह ताला नोट्स ग्रुप में थोड़ी ही देर में आप लोगों तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। इस लेक्चर के फ़ौरन बाद इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी पहुंच जाएगी। तो ये सर CRQs हैं और ये उनके सोल्यूशन है, ठीक है। ये सोल्यूशन के साथ जो है आपको सारे CRQs अभी थोड़ी देर में मिल जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो नेक्स्ट भी ऐसे ही होगा। अब सेशन के हवाले से बाकी जो डिटेल हैं वो इंशाअल्लाह ताला जो एडमिन है नईम साहब के, वो ख़ुद आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो जो भी क्वेश्चन है सेशन के हवाले से, किसी भी हवाले से, फ़ी स्ट्रक्चर, सेशन की टाइमिंग और बाकी वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो नईम साहब खुद बताएंगे। मेरा काम है आप सर लेक्चर देने। सर एक सेकंड पूरा प्लीज़, कोर्स होगा। सर एक सेकंड प्लीज़। तो मेरा काम है पेडागोजी पढ़ाना। आप CRQs आपको इसी तरह दिए जाएंगे। चैप्टर के एंड पे आपके CRQs का जो है वो टेस्ट हुआ करेगा। वो CRQs आप रिटन फॉर्म में मुझे भेजेंगे, मैं उनकी एवेलुएशन करके 1 बाय 1 इंडिविजुअल आप सबको शेयर करूंगा। जी, अब जो भी कंसर्न है, मैंने गुजारिश की है कि सेशन फ़ीस के हवाले से नईम साहब आपको इन्फॉर्म करेंगे। सेशन क्या जो ड्यूरेशन है सर, इसमें 2 माह हमारा जो है वो पेडागोजी हमने पढ़ानी है इंशाल्लाह। इसमें मंडे से फ्राइडे तक हमारे सेशन होंगे। सैटरडे संडे हम ऑफ रखते हैं रिवीजन के लिए, ताकि किसी का दरमियान में कोई एक आध लेक्चर स्किप हो जाए। सर तो ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे चलेंगे या हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे? ये सर दोनों ही होंगे, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप प्लस रिकॉर्डेड, दोनों फॉर्मेट हम चलाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़, ताकि जो लोग लाइव सेशन नहीं ले सकते तो हम उनको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करें। जी, और सवाल जी कोई? ना, जी सर, और सवाल? जी जी, पेडागोजी के हिसाब से सर कोई पढ़ाने का अंदाजा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बस क्लास में जो बच्चे बार बार बोल रहे नहीं, हैं। ये रेगुलर सेशन में फिर हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे ना। अभी तो था डेमो सेशन, तो हम ये चाह रहे थे कि डेमो सेशन में जो है ना वो हम चले आप लोगों को जो सवाल होंगे, चले आप लोग अपने वो सवाल भी पूछते रहना साथ साथ। तो सर अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर, सही है। सर ये मिलेंगे सर रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा अभी व्हाट्सएप के थ्रू मिलेंगे सर? व्हाट्सएप पे मिलेगा सर। सर कुछ जी जी क्वेश्चन सर। जी जी, पूछें सर, पूछें आप। सर पेडागोजी
ये सर जो है ना वो बुक्स के हवाले से पूछ रहे थे। सर मेरी 2 बुक्स हैं जोन ऑफ एजुकेशन के नाम से, अगर आपको बुक्स परचेज़ करनी है उस ये लाइसेंस के हवाले से नहीं है, जनरल बुक्स हैं पेडागोजी की। ये 033280559005 ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे कांटेक्ट करके आप जो है वो बुक्स भी ले सकते हैं, ऑनलाइन आपको होम एड्रेस पे मिल जाएंगी। जी अगला सवाल क्या था सर? सर आप कोई बुक भी रिकमेंडेड करेंगे लाइसेंस के हवाले से? लाइसेंस के हवाले से आपको पीडीएफ नोट्स देंगे, हर नोट्स के जो एंड पे CRQs होंगे और इनको आप प्रिंट ले सकेंगे। जी सर। अच्छा ठीक। सर ये वाली स्लाइड शेयर कर दें। ये वाली स्लाइड सर लेक्चर की रिकॉर्डिंग और स्लाइड्स ये जो है वो थोड़ी देर में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर हो जाएंगी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर क्लास की टाइमिंग कितनी होगी सर? क्लास सर फाइल मिल जाएगी व्हाट्सएप पे। जी जी मिल जाएगी सर। व्हाट्सएप सर क्वेश्चन आप पूछे सर, जो इसमें आपने वाला एक एक कर लिया सर। जी एक्सक्यूज मी सर। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी पूछें। सर मैंने पूछना था कि आइंदा के क्लास का यही टाइम होगा 8 से 9? कल के प्लीज यही डेमो वाला कर लें क्योंकि हमने एक ठीक है इंशाल्लाह ताला ऐसे कर लेंगे। सर मैं 8 से 9 यही वाला टाइम सर आएगा। ओके ठीक है इंशाल्लाह। फिलहाल 8 से 9 ही है। सर मेरा क्वेश्चन है सर। जी जी पूछें सर। सर एक क्वेश्चन ओके थैंक यू सो मच। सर मेरा जी जी पूछें। सर एक पास